नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप नहीं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आप लोगों को 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो देखो, आज़ादी की जो घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो ये अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि किसके द्वारा आज़ादी की घोषणा की गई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आज़ादी की घोषणा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत जो हुआ था वो 18 जुलाई 1947 को हुआ था। इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता दिवस मुख्य रूप से उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया है। तो ये स्वतंत्रता दिवस का मुख्य उद्देश्य आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और ये आपको याद भी रहना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है रैंडम आपके कि स्वतंत्रता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको याद करते हुए, उनकी जो श्रद्धांजलि देते हुए अपन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा स्वीकृत 22 जुलाई 1947 को हुआ था। ये चीज़ भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। अपना जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसकी जो स्वीकृति मिली थी वो 24 जनवरी 1950 को मिली थी। ठीक है। राष्ट्रीय गीत है अपना वंदे मातरम और इसकी स्वीकृति जो मिली थी वो 24 जनवरी 1950 में मिली थी। आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो थे वो क्लीमेंट एटली थे और ये जो पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे वो लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटेन थे उस टाइम। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को कॉमन है, आपको पता होनी ही होनी चाहिए। अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी रैंडम भी कोई भी लोग पूछ लेता है। ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती से संबंधित। तो भैया, सहायक नगर नियोजक परीक्षा के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। कैंडिडेट अपना जो आवेदन है वो 14 सितंबर तक कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए OTR आपको ज़रूरी है। अगर आप OTR में वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा तभी आप लोग अपना आवेदन, अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। और फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा, वैसे पहले भी मैं आपको बताया है कि भैया OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लो, क्योंकि जितनी भी वैकेंसियाँ आपकी आएंगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उसमें OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा। ठीक है। तो भैया ये इसमें 24-25 पद हैं, तो ज़्यादा बड़ी भर्ती तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे स्टाफ नर्स की हो गई, RO की हो गई, ASO की भर्ती हो गई, तो ये बड़ी भर्तियां हैं। इन पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं और इनकी तैयारियां भी शुरू कर दो, क्योंकि क्रम में है भर्तियां, जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, PCSJ के 303 पदों के लिए जो इंटरव्यू हैं कल से स्टार्ट हो रहे हैं। 28 अगस्त तक होंगे इंटरव्यू। सितंबर के मध्य तक परिणाम की उम्मीद भी की जा रही है। तो ये PCSJ वालों के लिए अपडेट है। अगली अपडेट है आपकी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। वैसे मैंने आप लोगों को कल ही अपडेट कर दिया था, फिर भी अगर आप लोग मिस कर गए थे, वीडियो नहीं देखा है, तो भैया आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो लेखपाल भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो आ गई है। 19 तारीख से 19 सितंबर से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें जो टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 27,455 कैंडिडेट पास हुए हैं और इनका डॉक्यूमेंट 19 तारीख से शुरू होगा। एक और विशेष आपको चीज़ बता दूँ कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसमें STF की टीम भी तैनात की जाएगी। तो जो भी 10-15 हज़ार सस्पेक्टेड कैंडिडेट है जिनके ऊपर शक है कि उन्होंने एग्जाम में गड़बड़ी किया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काफ़ी कैंडिडेटों का, फर्जी कैंडिडेटों का खुलासा हो सकता है। तो वो उन लोगों के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ भी है। ठीक है। और ये मैं सब चीज़ें करते हुए भी थोड़ा सा देरी हो गई है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या जो भी आगे भर्ती प्रक्रिया बढ़ रही है वो सारी के सारे कोर्ट के अधीन पे आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अभी भी एक रिट कोर्ट में पड़ी हुई है। उज्ज्वला वाला क्वेश्चन भी आपका फंसा हुआ है। 22 तारीख को उसको भी हेयरिंग है। अगर हो जाता है केस की हेयरिंग तो उम्मीद की जा रही है कुछ पे भी कुछ जजमेंट आ जाएगा। तो कुछ अगर अपोजिट जजमेंट आता है तो हो सकता है ये परिणाम आपका निरस्त भी हो जाए या फिर इस पर कुछ चेंजेस वगैरह भी हो जाए। तो ये जो चीज़ें हो रही हो सारी की सारी चीज़ें आपकी रिट के अधीन, याचिकाओं के अधीन हो रहा है। ठीक है। ये पहले ही भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर दिया है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अगली अपडेट है आपके 15 अगस्त से संबंधित ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं आई हैं। तो और मुझे लगता है कि आप लोग भी ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, सब अपनी अपने मस्ती में स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से 10वीं बार झंडारोहण करेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा
बार लाल किले से किस प्रधानमंत्री ने झंडारोहण किया है? तो वो पहले नंबर में आता है। 16 बार लाल किले से झंडारोहण इंदिरा गांधी ने किया था। उसके बाद 11 बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। 4 प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ और एक बार झंडारोहण किया था लाल किले से। इनमें क्रम में मनमोहन गांधी ने भी 10 बार झंडारोहण किया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी इस बार को लेकर के 10 बार इन्होंने भी मतलब ये भी झंडारोहण कर देंगे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 6। तो ये हैं कुछ जिन्होंने झंडारोहण किया। और उसके बाद आप थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना कि कुछ 4 ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बार लाल किले से झंडारोहण किया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूपी के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर में 75 बार देश को संबोधित किया गया है। इसमें 75 बार जिन प्रधानमंत्रियों ने भाषण दिया है वो उत्तर प्रदेश के सांसद रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 बार देश को संबोधित किया, वो यूपी के फूलपुर सीट से सांसद चुने जाते थे। और अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं ये भी उत्तर प्रदेश वाराणसी के सांसद हैं। तो उत्तर प्रदेश के सांसद या फिर कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं उनके माध्यम से वो प्रधानमंत्री ज़्यादा बार झंडारोहण किया है। ठीक है। अगली अपडेट है आपकी, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अपना चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 चंद्रमा के केवल 1500 किलोमीटर मतलब 150 किलोमीटर दूर है और इसरो की तीसरी प्रक्रिया में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह और नज़दीक पहुंचा। 16 अगस्त को यान का पोल्सन मॉड्यूल से लैंडर्स अलग होगा। मतलब कि 16 अगस्त वाला दिन आप मतलब खास रहेगा इसरो के लिए और हम सब लोगों के लिए ही, क्योंकि 16 अगस्त को लैंडर अलग होगा और 16 अगस्त को ही जो अपना चंद्रयान 3 है वो लैंड करेगा चंद्रमा में। इसरो के वैज्ञानिक के मुताबिक 16 अगस्त का दिन चंद्रयान 3 के लिए काफ़ी अहम है। असल में इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के पॉपुलेशन मॉड्यूल को लैंडर से अलग कर देगा। इसके बाद लैंडर के डिब्यूस्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरेगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीदें हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कंफर्म है एक दो क्वेश्चन तो आपका अवश्य पूछे जाएंगे चंद्रयान 3 से रिलेटेड। और एक ये भी अपडेट है, ये करंट की अपडेट है कि भैया इसरो अपना सूर्य में जाने की भी तैयारी शुरू कर दिया है। सूर्य मिशन आदित्य L1 प्रक्षेपण के लिए पहुंचा श्रीहरिकोटा। सितंबर में होगी उड़ान। भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा जो 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर सूर्य का करेगा अध्ययन। तो ये भी भारत के लिए एक खास पल होगा कि अब अगर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाती है तो हम लोग सूर्य की ओर बढ़ेंगे और सूर्य के संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यही थी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें। आज कुछ खास न्यूज़ें नहीं थी तो इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट में ही चीज़ें आपको अपडेट करनी पड़ी। चलिए बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।